4 लेबर कोड एक गुलामी का दस्तावेज है। हमारा वेतन पहले नहीं मिल रहा था क्योंकि तुमने सिस्टम खराब कर रखा था, और फिर अब भी नहीं मिल रहा है क्योंकि तुमने अब ये 4 लेबर कोड लिया, अब तो मिलेगा ही नहीं किसी हालत में। कि मजदूरों के खिलाफ आजादी के बाद जो सबसे बड़ा हमला मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड के तौर पे किया है, इसे अविलंब रद्द किया है। लोगों की मेहनत की कमाई से रेलवे से लेकर BSNL से लेकर डाक, पोस्टल, तमाम जो सरकारी विभाग है उनका ढांचा लोगों की मेहनत से खड़ा हुआ था। उस पूरे चीज को ये आने कौड़ियों के दाम अंबानी अडानी को बेच रहे हैं। आज तमाम मजदूर संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। कई सरकार से मांगे हैं, क्या है इस तरह के बैनर भी आप देख सकते हैं, लिखे फांसीवादी मोदी सरकार मुर्दाबाद। 4 लेबर कोड क्या है? 4 लेबर कोड 4 लेबर कोड एक गुलामी का दस्तावेज है जो मतलब अभी तो नवंबर में उन्होंने लाया था, लेकिन जितने प्रेशर और किस तरीके से गुलामी का दस्तावेज? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। 4 लेबर कोड में पुराने 29 जो श्रम कानून थे, जो लेबर लॉस थे, उनको हटा दिया गया है और नए लेबर कोड के हिसाब से 8 घंटे का कार्य दिवस फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। मतलब अब वो 10 घंटे हो सकता है, 12 घंटे हो सकता है, आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, जो मिनिमम वेज का कानून था वो हटा दिया गया है, इसके बदले फ्लोर लेवल वेज लाया है। तो दिल्ली में जो मिनिमम वेज 18,000 से 21,000 होता था, वो हट के अभी फ्लोर लेवल वेज 178 रुपए प्रतिदिन होगा। इसका मतलब महीने का 6,000 से भी कम। और जो पेंशन होती थी, तमाम चीजें जिसके लिए मजदूर इससे पहले आवाज उठा सकते थे, एम्प्लॉइज आवाज उठा सकते थे, वो भी अब मुश्किल कर दिया है क्योंकि लेबर कोड्स खत्म कर दिए हैं। और इसके क्यों कराया सरकार ने? आपको क्या लगता है क्यों करा? हमें तो यही लगता है कि जो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति है, अंबानी है, अडानी है, उनके मुनाफे की लूट में कोई भी कानून बाधा ना आए, इसलिए लेबर कोड लाया। कारपोरेट के पक्ष में है। मैम, क्या नाम है आपका शुभ नाम? प्रियंवदा। ये बताइए, जैसे बात कर रहे हैं कि सरकार जो है कारपोरेट के पक्ष में एक तरीके से ये बताना चाह रहा है, और क्या मांगे इसके अलावा 4 लेबर कोड के अलावा? देखिए, हम लोग यहाँ जो आए हैं तो पहली मांग तो यही है कि 4 लेबर कोड का जो काला कानून है वो रद्द हो, क्योंकि ये देश में मतलब आजादी के बाद जो इस देश के मजदूर कर्मचारियों के हक अधिकार जो उन्होंने हासिल किए थे और थोड़े बहुत जो लागू होते थे उसको भी छीन लिया गया है इसके लागू करने के बाद। इसके अलावा आपको पता ही होगा मनरेगा का कानून, जिसके तहत 100 दिन का सिर्फ रोजगार मिलता था लोगों को, मनरेगा के कानून को भी सरकार ने मनरेगा को बदल के अपने नाम नया दिया है, थोड़ा और बढ़ाया, आधुनिक करा। पहली बात तो ये है कि रोजगार का मतलब ही ये नहीं होता है कि आपको 100 दिन का काम मिले। रोजगार का मतलब होता है काम की पक्की गारंटी मिलनी चाहिए। तो काम की गारंटी के बदले ये तो उलट बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार की योजना के हिसाब से अब काम मिलेगा। बताइए, सरकार की योजना नहीं होगी, बजट के हिसाब से काम मिलेगा। मतलब अगर बजट नहीं होगा सरकार का तो काम नहीं मिलेगा लोगों को, सीधी बात है। और नए लेबर कोड में तो इन्होंने बोला है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीधा सीधा ठेकाकरण है, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन है। फ्लोर लेवल वेजेस की बात कर रहे हैं। अब सरकार के कई संस्थानों, सरकार के भी कई ऑफिसेज में ये ठेका प्रथा है। ये इसके पीछे क्या वजह मानती है कि मतलब काम की क्वालिटी को लेकर के बात है, या फिर सरकार बचत करके अपना पैसा बचा के ज्यादा कर्मचारी हासिल कर रही है, या कोई योजना ही नहीं है? देखिए, असल में तो सरकार क्या कर रही है कि इस देश में जो पूरा पब्लिक सेक्टर का ढांचा खड़ा हुआ था ना आजादी के बाद, लोगों की मेहनत की कमाई से रेलवे से लेकर BSNL से लेकर डाक, पोस्टल, तमाम जो सरकारी विभाग है उनका ढांचा लोगों की मेहनत से खड़ा हुआ था। उस पूरे चीज को ये आने कौड़ियों के दाम अंबानी अडानी को बेच रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को बेच रहे हैं। अंबानी अडानी का सभी कॉर्पोरेट पे लागू हो जाएगा? बिल्कुल, तमाम अंबानी अडानी तो उसके उदाहरण है। पूरे कॉर्पोरेट, पूरे पूंजीपतियों की टोली को ये बेच रहे हैं, चाहे वो पहाड़ से लेके जंगल से लेके जमीन, हर चीज उनको बेचा जा रहा है और जनता के लिए, आम मेहनतकश लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने देखा कि जैसे आप लोग यहाँ जागरूक हो, इस बातों को उठा रहे हो, लेकिन जब मैं अभी दिल्ली में घूमता हुआ आया हूँ तो आप भारत बंद का ऐलान का मतलब समर्थन मिलना चाहिए, तो वो समर्थन क्यों नहीं मिलता? क्या वजह है? लोग मतलब क्या वजह? बड़ा मसला ये है कि जो इतने बड़े हमले हो रहे हैं इसको लेकर मतलब आज लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है, क्योंकि तमाम टीवी मीडिया से लेके अखबार, न्यूज चैनल सब तो इनके गोद में बैठे हुए हैं। ये पूरे दिन दिखाते हैं कौन से हीरो हीरोइन की फिल्म रिलीज हो गई, कौन कहाँ घूमने चला गया, लेकिन वही दूसरी तरफ इसकी आड़ में हमारे हक अधिकार खत्म कर रहे हैं और लोग जागरूक ना हो सके, लोग समझ ना सके, इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो आज ये हमारा काम भी बनता है कि आज जो यहाँ लोग आए हैं
ये लोग वापस जाकर के उन तमाम लोगों को असलियत बता सके, हकीकत बता सके और उनको जागरूक और गोलबंद कर सके। ये 4 लेबर कानून के अलावा भी कुछ मांगे हैं? हाँ, देखिए उनके साथ साथ जो और भी इसी तरह के हमलेवार लेजिस्लेशंस है, जो लॉज है, जो कानून है जो लाए गए हैं, जैसे मनरेगा को बदल के वीपी राम जी एक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि बेसिकली जो मनरेगा का काम था कि रूरल एरियाज में, गांव में, आप दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं जब सड़क पर दिल्ली में आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया कवरेज के लिए, तो मैंने देखा कि आप भारत बंद का ऐलान कर रहे हो, लेकिन अब हड़ताल है, आम हड़ताल, भारत बंद भी लिखा हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कई जगह देशव्यापी बंद, हड़ताल, तो उस हड़ताल में आम आदमी शामिल नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह क्या मानती है? जागरूकता की कमी है, क्या है? तो इसीलिए पूछता हूँ, बीबी राम जी जो आप बता रहे हो बनेगा, तो बताइए दर्शकों को दोनों में अंतर क्या है? बड़ा अंतर ये है कि वीपी राम जी एक्ट जो है उसमें एक तो जो अमाउंट है उसको आधा से ज्यादा उसको स्टेट्स के ऊपर कर दिया, स्टेट को देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगा, और उसका जो दायरा है उसको भी कम कर दिया है। ये 2 मेन चीज है। जो मनरेगा था वो पूरे देश में था। मनरेगा मनरेगा का जहाँ इस्तेमाल हो जाता था योजना का, आप कह रही उसके दायरे कम कर, दायरे को कम किया है, और जो पैसा लगाया गया है उसमें वो बोल रहे हैं कि हमने बहुत पैसा लगाया, लेकिन असली बात ये है कि उसमें आधा से ज्यादा 60% स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ेगा। ये मैं समझना चाहता हूँ, दर्शक भी चाहे, पर स्टेट गवर्नमेंट भी अगर देगी तो क्या फर्क पड़ेगा? दे सकती है, उनके पास पैसे होने चाहिए ना, तब तो देगी। अगर है नहीं, हम बार बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स का की कितनी खराब स्थिति है, और वो बार बार मांग उठा रहे हैं कि हमारा जो फंड है उसको बढ़ाया जाए। तो ये एक तरीका है कि आप उसको नाकामयाब बना दें। तो हड़ताल में शामिल हुए लोग? हाँ, क्यों नहीं होंगे? आज आप किस वर्ग से हड़ताल मांग के शामिल होने को कहा था? मजदूर वर्ग, वो जो ऑर्गेनाइज है 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन में, जितने भी गैर बीजेपी ट्रेड यूनियन है। गैर बीजेपी की बात नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ मैम कि आपने जो बात आप उठा रही हो वो मजदूर वर्ग के लिए उठा रही हो, मिनिमम वेज की बात कर रही हो आप, 8 घंटे काम, और अब फ्लेक्चर कर दिया 12 घंटे भी कर सकता है। तो लेकिन जो आज कारपोरेट में जॉब करने वाले लोग हैं, तब वो तो इसमें शामिल हो नहीं रहे, क्या वजह है? वो भी होंगे, आस्ते आस्ते उनको समझ में आएगा, आस्ते आस्ते उनको समझ में आएगा कि ये जो हमला है जो आज ऑर्डिनरी मजदूर के ऊपर है वो कल उनके ऊपर भी लागू होगा। ये क्यों नहीं, उनको समझ में क्यों नहीं आएगा? ये घंटा काम करने का, घंटा बढ़ाने का जो नीति है वो तो उन पे भी लागू हो सकता है ना, वो तो उन पे भी लागू हो सकता है। सबसे प्रमुख मांग है कि मजदूरों के खिलाफ आजादी के बाद जो सबसे बड़ा हमला मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड के तौर पे किया है, इसे अविलंब रद्द किया है। क्या क्या चीज, जैसे आपने कहा रोजगार की गारंटी देनी होगी, ठेकाकरण आप वो जो सरकारी विभागों में उसकी बात कर रहे हो? पूरे मतलब औपचारिक क्षेत्र यानी सरकारी विभागों से लेकर अनौपचारिक क्षेत्र में हर जगह से ठेका प्रथा खत्म करने की हम मांग करते हैं। किस तरह का नुकसान होता है युवाओं को इस ठेका प्रथा, जरा समझ बताएंगे? ठेका प्रथा से जैसे रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, आज आपको काम पे रखा कल को निकाल देंगे, क्या गारंटी है? तो सुरक्षा जो होनी चाहिए जिंदगी की, जो जीने का अधिकार है, जब हमारे पास नियमित रोजगार ही नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे, हम खाएंगे कहाँ से? तो इसलिए इस ठेका प्रथा को, मजदूर विरोधी कानून को रद्द करवाना, और ये इंक्लूडेड है लेबर कोड, ये वाकई उसमें ले आ रहे हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का वो पूरा उनका ये है कि एक निश्चित समय के लिए कंपनियां आपको हायर करेंगी और फिर निकाल देंगी। जर्नलिस्ट के राइट की भी बात हो रही है सर, हमारे राइट की बात भी कर दी आपने, क्या है समस्या? देखो, हमारे जो 2 एक्ट थे 1955 और 58 में, जो 2 एक्ट पास हुआ था, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ वेजेस एक्ट, ये दोनों एक्ट ये लेबर कोड के अंदर चले गए हैं। तो हमारा ये मांगना था कि ये जो वेज बोर्ड था पहले प्रेस न्यूज़पेपर वर्कर्स के लिए, उसमें बाकी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे जो मीडिया को उस पर लेके ये जो वेज और सिस्टम जो मीडिया पे है उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करें। मगर ये सरकार ने जो किया था, क्या किया
जो भी जो लिटिल जो सपोर्ट जर्नलिस्ट को थे उसको भी रिपील कर दिया गया। तो हम लोग एज मीडिया वर्कर्स, एज जर्नलिस्ट, एज एम्प्लॉइज इन मीडिया, हम लोगों ने यह तय किया कि आज जो वर्कर्स और फार्मर्स आज फरवरी 12 तारीख को जो हड़ताल कर रहे हैं देश भर में, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो उस सपोर्ट के लिए आज दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से और केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट से हम लोग इधर इकट्ठा किए। बड़ा मोटा मोटा क्या इससे जो बदलाव हुआ है, इससे एक बड़ा नुकसान सीधा सीधा एक आम व्यक्ति समझ में आ जाए वो क्या हुआ है जर्नलिस्ट के। अगर जर्नलिस्ट को यही मेन इशू ये है कि आपके जो वेजेस और जो अलाउंसेस था, पहले पार्लियामेंट के मुताबिक एक पार्लियामेंट एक एक्ट पास किया था, उसके अंडर में वेज बोर्ड आते थे, तो वेज बोर्ड फिक्स किया था। तो उसमें जो अगर एक कॉर्पोरेट ऑनर हो और या कोई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, इस पर कुछ नहीं कर पाते थे। तो अभी ये क्या हुआ कि अभी एक मनमानी हो गया है कि जो ऑनर तय करेंगे वही सैलरी होगा, ऐसा आ गया है। जो जर्नलिस्ट को जितने भी प्रोटेक्शन मिल रहे थे वो अब नहीं मिलेगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जिगीश है, मैं दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जनरल सेक्रेटरी। 4 लेबर कोड कानून पर मोदी सरकार झूठ बेनकाब हो गया। बिल्कुल बेनकाब हो गया है, मजदूरों के सामने बेनकाब हो गया है। जो 4 लेबर कोड है उसमें पूरी तरीके से पूंजीपतियों को, ठेकेदारों को और कारखाना मालिक प्रबंधन को पूरे अधिकार दे दिए हैं। हायर एंड फायर, जब मर्जी निकालो जब मर्जी रखो। यूनियन बनाने के अधिकार पे प्रतिबंध लगा दिया एक तरह से, और तो और इन्होंने हड़ताल करने के अधिकार पे पूरी तरीके से एक उस पे रोक लगा दी। और दूसरा देखो मजे की बात यह है, हड़ताल करने के अधिकार पे कैसे रोक लगाई? मैं बताता हूँ आपको। अभी जो हड़ताल हम बिना बोले भी कर देते थे शॉर्ट नोटिस पे कि अगर हमारा बात नहीं मानी गई तो हमने ताबड़तोड़ हड़ताल कर दी। तो अगर हम हड़ताल कर देते थे, अगर वो गैरकानूनी हो जाती थी तो सिर्फ इतना होता था कि अगर हमने 5 दिन हड़ताल करी है और गैरकानूनी डिक्लेयर हो गई है तो फिर उसमें हमारे जितने दिन काम नहीं करा उतना पैसा कटता था। नो वर्क नो पे, ये उसमें प्रावधान था। अब क्या हो गया? अब इन्होंने कर दिया है कि अगर कोई बिना परमिशन के और बिना उसके प्रॉपर नोटिस के और बिना उसके हड़ताल करेगा तो 50,000 जुर्माना और 1 महीने की सजा। ये कर दिया करने वाले को भी, करवाने वाले को भी। और दूसरी बात ये कि पहले 14 दिन का नोटिस दे करके लीगल स्ट्राइक होती थी। 14 दिन का नोटिस दिया, 14 दिन अगर नई बात सुनी गई तो फिर हड़ताल पे जा सकता था मजदूर, किसी से परमिशन की जरूरत नहीं थी। अब इन्होंने कर दिया 60 दिन का आपको हड़ताल का नोटिस देना पड़ेगा अपने मालिक को, और अगर वो नहीं सुनेगा तो फिर भी आप नहीं कर सकते, फिर आपको सरकार से परमिशन लेनी हड़ताल करने की। बताओ, हड़ताल करने की परमिशन सरकार से क्यों लेंगे? और 60 दिन का नोटिस देंगे, जब मर्जी निकाल के बाहर कर देगा वो तो इसीलिए हमारा जो बुनियादी अधिकार है, हमारा जन्म सिद्ध और डेमोक्रेटिक अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में, हमारा जो हड़ताल और प्रोटेस्ट करने का अधिकार पे भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। आप कह रहे हो ये जो 4 लेबर कोड है इससे लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो भी खत्म हुआ है, खत्म हो रहा है। आपका शुभ नाम क्या सर? अशोक अज्ञानी। सर एक चीज, जैसे हम आम तौर पे कभी हड़ताल होती है, मैं भी पूरा दिल्ली से आ रहा हूँ, तो क्या है कि दिल्ली में आप हड़ताल की बात कर रहे हो, ऐसा लगा बंदी हो जाएगा, लेकिन उतना समर्थन नहीं मिलता है। तो एक जागरूकता की भी बात हो सकती है। दूसरी बात, जब मजदूरों की बात करते हैं सीधा सीधा दिमाग में आम आदमी का आता है। अभी तो युवा को भी समझ नहीं आता है वो भी मजदूर ही है, तो मजदूर का लेवल कहाँ तक मानते हैं आप? देखिए, तमाम इस देश के अंदर 95% लोग मेहनत करने वाले हैं, मजदूर हैं। मजदूर का मतलब ये सोचते हैं कि शायद वो खोद रहा है, जमीन खोद रहा है या कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, लेकिन मेहनत का मजदूर वर्कर, बैंक क्लर्क भी वो है, एमटीएस भी है जो क्लर्क। यहाँ तक आपको पता है मजदूर की परिभाषा में इंजीनियर भी आता है। आपको पता है जो ये पायलट है ये भी मजदूर की परिभाषा में आता है, ये भी आईडी एक्ट में कवर होता था। ठीक है, ये तमाम लोग हैं, सुपरवाइजर तक। आप भी मजदूर हैं, जो पत्रकार हैं वो भी मजदूर हैं, जो उनके लिए अलग से प्रेस का एक सैलरी लेके जो काम कर रहा है, जो सैलरी लेके, चाहे बौद्धिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, वो वर्कर है, वो एम्प्लॉई है, उसके परिभाषा में वर्कमैन की परिभाषा, ये उन सब पे लागू होगा। और अभी जो लोग ये बड़े मजाक समझ रहे हैं, जाति, धर्म, भाषा, भगवान और इनके चक्करों में आ रहे हैं, अभी कुछ दिनों में आने 1 साल के अंदर अंदर तराई मचनी है। क्योंकि जो अभी हमारे जो 29 कानून थे वो भले ही इन्होंने पूरी तरह लागू नहीं करे थे, लेकिन जितने भी थे उसमें कम से कम जीने लायक हम ले पा रहे थे। हम कम से कम, अगर मजदूर हमें वो ठेकेदार मालिक या हमें लंबे समय तक काम करा रहा है कच्चे में या ठेकेदारी में, तो हम पक्के होने के लिए कोर्ट में जा सकते थे। अब इन्होंने फिक्स टर्म लेकर के आ गए, फिक्स टर्म कानून, फिक्स टर्म एग्रीमेंट होगा। और देखो, मिनिमम वेजेस दोगे आप,
अरे भैया मिनिमम वेजेस दोगे फिक्स एग्रीमेंट करा के, हमें मिनिमम वेज तो मिनिमम तो ज्यादा से ज्यादा दो ना भाई, लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि मजदूर कह रहा है भाई जो मिल रहा है वो दे दे। सर एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि ये जैसे आप लोग विरोध कर रहे हो, यानी कि लोग समझेंगे जब ये कानून बनेंगे, अगर उन्हें घाटा होगा परछाई समझेंगे, तो सरकार ऐसे निर्णय अगर ये मैं अगर लगा दे रहा हूँ आपकी बात में, आपके अनुसार ये गलत है, तो ये सरकार कैसे लागू, किस वजह से लागू, उनके दिमाग में क्या आता है, क्या योजना है? ये बात आपने ये सवाल पूछा आपने, हम भी यही चिल्ला रहे हैं भाई। देखो कभी जो कानून बनते हैं ना संसद में, आज तक का जो है, जो डिमांड्स होती थी अलग पूरे देश में, जिस किसी भी एजेंडा को लेके कि हमें ये चाहिए, तो वो सब पे देख करके तब वो कानून बनता था, वो चर्चा होती थी उसमें कि भाई इतने सारे लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए उस प्रोटेक्शन के लिए कानून बनता था। मजदूरों ने ये 4 लेबर कोड मांगे ही नहीं भाई तुमसे, हमने कहा ही नहीं हमारे कानून बदल दो, बिना मांगे तुम देखिए, ये आपका सवाल पहले पूरा होने दो, बिना मांगे दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? पूंजीपतियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन मालदारों को, ठेकेदारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मजदूरों को दबाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए ये लोग ला रहे हैं। और देखिए मजे की बात, जिस मनु स्मृति को भारत के संविधान ने 26 जनवरी 1950 को आर्टिकल 13 से रिमूव किया था, और इस कानून को बनाते हुए भारत की सरकार ने उसमें लिखा है कि मनु स्मृति को के भी उसमें आधार पे इसको लिया गया है, मतलब मनु स्मृति को भी, गुलामी के उस कानून को भी तुमने इसमें शामिल किया है। सर एक थोड़ा सा अपने सवाल को और, ताकि दर्शक समझ पाए कि असल में खाली नारेबाजी है कि इसके पीछे बड़ी वजह भी है। जैसे मान लीजिए मैं मंत्री हूँ, मुझे अपने डिपार्टमेंट के लिए कानून बनाना है, श्रम मंत्री कुछ, तो मेरे दिमाग में अगर मैं अच्छा मंत्री दिमाग में आएगा कि मेरे द्वारा ऐसा कानून बने कि ज्यादा से ज्यादा संबंधित लोगों का जीवन सुरक्षित हो, देश का हित भी सुरक्षित हो, पूंजीपति और मजदूर दोनों में बैलेंस बने, उद्योग भी बढ़े, ऐसी तो सोचूंगा ना मैं। लेकिन अब आप जिस तरीके से कानून बना रहे हो, तो मुझे आपकी बात से लग रहा है कि इसका प्रभाव काफी खराब होने वाला है। तो जो आप पूंजीपतियों की बात कर रहे हो, तो उससे क्यों करते हैं, मतलब इसके पीछे कारण है क्या, मैं किसी के लिए क्यों करूंगा? जी ये देखिए सवाल ये आज से नहीं चल रहा है कि इन्होंने अचानक 2019 में से कानून बनाने शुरू कर दिए। ये जब से निजीकरण की पॉलिसी 1992 में आई है, उससे पहले से चल रहा है। जो वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जो जितने पूंजीपतियों के बड़े बड़े फिक्की, ये सब सरकार से पहले से मांग कर रहे थे कि देश के लेबर कानूनों को लचर करो, कमजोर करो, कांग्रेस के टाइम से ही। ये आज से नहीं, मैं 35 साल हो गए नारे लगाते हुए, और ये तब से हम लड़ रहे हैं, और ये कानून रुके हुए थे, लेकिन कांग्रेस उसको कर नहीं पाई। बीजेपी ने आकर के वो लेबर कोड कर दिए, प्रस्तावित कांग्रेस के टाइम पर ही थे, लेकिन कांग्रेस जब हल्ला होता था तो पीछे हो जाती थी। और ये जो कानून है, ये आज से नहीं, ये बनाने की मांग हो रही है इन पूंजीपतियों द्वारा। आपको पता होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन आए थे, CGZ आए थे, कि जहाँ कानून लागू ही नहीं होंगे, ये पहले से कोशिश कर रहे हैं, मनमोहन सिंह लेकर के आए थे। क्या इन्हें लगता है कि इससे FDI आएगा, विदेशी कंपनी आसानी से आ जाएंगी, इनका ये मकसद है? उस वजह से इन्होंने मजदूरों के बारे में सोचा ही नहीं, या ये मेरी सवाल ही गलत है? नहीं, सवाल आपका ठीक है, आपका बिल्कुल, मैं क्या करें, सवाल तो कभी खराब ही नहीं होता, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, बड़ा भी हो सकता है। देखिए FDI तो अभी आप पिछले 10 साल में आपको पता है वो सब भाग गए, वापस भाग गए, अभी और लेकर के भाग गए। उसका कारण ये नहीं है मजदूर, उसका कारण इनको ये जो अभी बवाल मचा हुआ ना, कि कोई जय श्री राम बोल करके 4 आदमियों को पीट रहा है, हल्ला मच रहा है, रोज दंगे हो रहे हैं, आज इसको मार, आज इसको पीट, हिंदू मुस्लिम, ये दलित और ये पिछड़ा और ये फलाने और ढिकड़े, इसकी वजह से देखे पूंजीपति चाहे भारत का हो चाहे विदेश का हो, ये वो उसको बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, उसको सारी सुविधाएं चाहिए, उसको एक ऐसा माहौल चाहिए, एटमॉस्फेयर, जहां पर उसको कि उसका बिजनेस करने में उसको आसानी हो, उसमें सरकार भी उसमें शामिल हो, उसमें मजदूर भी शामिल हो, और उसमें उसको जो इलाके के माहौल है उसको डिस्टर्ब ना करें। लेकिन आज तो उन पूंजीपतियों को लेने के देने पड़ रहे हैं, उनको मार मार के तुम पैसा ले रहे हो। उसमें देखो ना, हजारों करोड़ रुपए तो उसमें ले लिए, जो उसमें हुए थे इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, वो पूंजी पर जबरदस्ती लिए थे, फर्जी, नहीं तो आपको फर्जी घोषित कर देंगे, भाग गए पूंजीपति, मजदूरों के पसीने से और मजदूरों पे डाल दिया। हमारा वेतन पहले नहीं मिल रहा था क्योंकि तुमने सिस्टम खराब कर रखा था, और फिर अब भी नहीं मिल रहा है क्योंकि तुमने अब ये 4 लेबर कोड लिया, अब तो मिलेगा ही नहीं किसी हालत में। लेकिन जैसे मैं सर, आप लोग मेहनत कर रहे हो, आवाज उठा रहे हो, मैं अभी जब जाता हूँ तो मजदूरों को ये कानून समझ में उतना ध्यान नहीं देते, कुछ ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब घूम रहा हूँ दिल्ली वैसे ही चल रही है, आप लोग हड़ताल कर रहे हो, आप यहाँ पे 2, 4, 10 हजार इकट्ठे होकर आवाज उठा रहे हो, कानून को समझा रहे हो, लेकिन
जागरूकता की कमी है, क्या है? ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं या रोटी के खातिर मजबूर है, क्या है स्थिति? नहीं, मतलब देखिए- क्या एक तो होता है जब आदमी के साथ सबसे बड़ी चीज भूख हो जाए तो वो कहीं आंदोलन करेगा कि सबसे पहले पेट भरेगा। ये देखिए, इसलिए इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई, क्योंकि जिस आदमी को लग रहा है मुझे 5,000 रुपए भी मिल रहे हैं, मेरा घर तो चल रहा है। मैं भी कैब में बैठा था, हाँ जी। मैंने कहा यार तुम भी क्या है, तुम्हारा कुछ नहीं बोला है? मैंने कि सहयोग क्यों नहीं करते हो इसमें? कुछ नहीं करते हो? पूछ लिया मैंने, टेढ़ा मतलब मेरा कोई फर्ज नहीं था पूछने का। तो बोला "हाँ भैया, पहले हम आप शाम की रोटी देखें या वहां जाके नेतागिरी जी करें। जी, नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आ जाएगा ना यहाँ पे, इसी दुनिया के लोगों ने बड़ी बड़ी क्रांतियां करी हैं, राजशाही उखाड़ी है, भूखे नंगों ने, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, पेट में रोटी नहीं, तन पे कपड़ा नहीं आके था। करता है नहीं, अभी जब रोटी भी, जब तक रोटी मिलती है कैसे तो करेगा? इन्होंने उस क्रांति की ही नींव रख दी, क्योंकि अभी जो उसको लग रहा है ना कैब मालिक को कि शाम की रोटी मैं ले लूं, अब वो शाम की रोटी भी छीनने वाली है। अभी ये भूखे नंगे होंगे तो इन्होंने अपनी कबर खोद ली है कि आने वाले कुछ समय में जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, और इन्होंने क्रांति का रास्ता साफ कर दिया है। आप सर जॉब करते थे कहीं कहीं? आप जॉब नौकरी करता था? अब भी मैंने 22 साल मैंने होटल में नौकरी करी है। अब आपको यहाँ आने की जरूरत करी, आपने तो नौकरी कर ली, अब नहीं, आपका नहीं, उद्देश्य? मैं लगातार नौकरी करते करते ही मजदूरों का हमने यूनियन बनाई, उनके अधिकार, और उसके बाद हम लगातार मजदूरों से जुड़े हुए, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मैं एक मजदूर, जब मुझे ट्रेड यूनियन ने सहारा दिया तो मेरी ड्यूटी है कि बाकी मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ूं, उनको समझाऊं, बताऊं कि तुम्हारे कौन से अधिकार है, क्या है, और उनको मिनिमम वेज की लड़ाई, उनकी पक्की नौकरी की लड़ाई, ये सब करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं भागूंगा नहीं अपनी जिम्मेदारी से, भले ही नौकरी छोड़ दी, लेकिन ट्रेड यूनियन के मोर्चे पर मैं लड़ रहा हूं। और इसीलिए इन्होंने 50,000 का जुर्माना लगाया ना हम जैसे नेताओं पे कि जागरूकता मत पैदा। तो आप जेल जाएंगे, 50,000 भी दोगे। तो ये जो इन्होंने करा है, ये हमारे भारत के संविधान के विरुद्ध ये सीधा हमला है। तो ये जिस तरह से बताया अशोक सर ने, तमाम और लोगों ने भी राय दी। मैं ये नहीं कहता कि क्या है, लेकिन जरूर अगर आप मजदूर हैं, मजदूर का दायरा भी हमने समझा कि जो सैलरी ले रहा है, जो सेवाएं दे रहा है, वो मजदूर है। तो आप कानून को पढ़े जरूर, समझे जरूर। हमने जो कैमरे में बात दिखाई है, अगर आपको बात उसको लगती सही लगती है तो कमेंट करें कि हम जो ये बहस कर रहे थे अच्छी थी, ये बेकार थी, नेताजी झूठ बोल रहे हैं, हम भी गलत सवाल उठा रहे हैं। आप वो भी करिए ताकि हम समझे कि देश के मन में क्या चल रहा है। आप कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेंद्र, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.